नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एड्यूटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और हमारे करंट अफेयर्स के सेशन आपको पसंद आ रहे हैं। तो हमारी प्रीवियस वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन था कि रिसेंटली इन दिसंबर 2021 हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट इज IMF। तो IMF की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की अवधि अभी किसने प्राप्त की है? ऑप्शंस हैं गीता गोपीनाथ, अजय बंगा, जॉफ्री ओकामोतो या नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज गीता गोपीनाथ, गोविंद बल्लभ and Dinesh Singh have given the right answer. Kudos to them. Very well done. And उम्मीद कर रहा हूँ आप भी ऐसे ही पार्टिसिपेट करेंगे हमारे आगे वाले आज वाले होमवर्क क्वेश्चन में। दोस्तों प्लीज़ नोटबुक अपनी लेके रखिए, पेन लेके आइए और नोट्स बनाइए आज के सेशन के। इस न्यूज़ को भी हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम आज के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। तो गीता गोपीनाथ जो है वो एक इंडियन अमेरिकन है जो कि IMF की फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर एक अवधि है हमारी। सबसे पहले आते हैं IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड देन कम 3 डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो MD, फर्स्ट डेप्यूटी MD एंड देन 3 डेप्यूटी MD, ठीक है। तो ये हमारी वो रहती है, क्या कहते हैं, हायरार्की रहती है। तो जो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट इन IMF है वो इंडियन अमेरिकन गीता गोपीनाथ को मिली है। ये चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुकी हैं IMF की फॉर 3 इयर्स और उसके बाद वो अब बनी है सेकंड हाईएस्ट पोस्ट पर फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट। तो IMF जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है 190 कंट्रियों की मिलाकर। तो वो किसके लिए काम करती हैं? ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए उनका काम रहता है। एंड इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ IMF, ठीक है। किस डेट को इनकॉर्पोरेट हुआ? December 27, 1945। सो इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है IMF का आउट ऑफ टोटल कंट्रीज ऑफ 190। तो IMF जो है 190 कंट्रीज को मिलाकर बनता है एंड इंडिया इज इट्स फाउंडिंग मेंबर। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, याद रखिएगा इसको। गीता गोपीनाथ इंडियन अमेरिकन है एक, तो उससे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये बनी है हमारी IMF की फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। फर्स्ट मतलब पहली अवधि नहीं है, पहली बारी नहीं बने कोई, ये एक पोजीशन है। ये MD के बाद फर्स्ट deputy managing director and then come next 3 deputy managing directors, right? So I hope this is clear and now we can move to our first question of the day. Which of the following districts of Himachal Pradesh has topped the Himachal Pradesh District Good Governance Index Annual Report 2020? तो 2020 की रिपोर्ट अभी रिलीज हुई है, इसमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है? ऑप्शंस है हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू या मंडी। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, तो सही जवाब देने पर खुद को +2 मार्क्स देंगे और -0.66 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। एग्जाम वाली स्कीम्स के साथ ही हम, एग्जाम वाली मार्किंग स्कीम के साथ ही हम सेशन की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, आई एम होपिंग कि आपने दिया है हमीरपुर। तो ऐसा है कि हमीरपुर को रैंक 1 मिली है इन गुड गवर्नेंस। किसमें? 12 हमारे हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में। जो रिपोर्ट का नाम है वो है द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स एनुअल रिपोर्ट 2020, HPDGGI, राइट। ये अभी रिलीज करी है किसने? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, राइट। जो हमीरपुर के बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो है बिलासपुर और कुल्लू। तो ये हमारे लिए 3 नाम याद रखने बहुत जरूरी हो जाते हैं, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू, राइट। 1 2 3। नेक्स्ट 12 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया है। इसमें हमारे 7 थीम्स को देखा गया है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 19 सब्जेक्ट्स एंड 75 इंडिकेटर्स। 75 इंडिकेटर्स को देखकर ये रिपोर्ट निकाली गई है। हेल्थ एंड एजुकेशन के मामले में बिलासपुर टॉप पर है, लॉ एंड ऑर्डर में कुल्लू, एनवायरमेंट में बिलासपुर, ट्रांसपेरेंसी में हमीरपुर, वुमेन एंड चिल्ड्रन में सोलन एंड सोशल जस्टिस में सिमौर, राइट। तो ये टॉप की जो हमारी वो थी कैटेगरीज थी, उनमें टॉप के डिस्ट्रिक्ट्स के नाम यहाँ पर मेंशन्ड है, राइट। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, Armed Forces Act 1958 is currently
not imposed in which of the following states or union territories? AFSPA 1958 अभी किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में इम्पोज्ड नहीं है? दी ऑप्शंस आर मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शंस मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय और आंध्र प्रदेश। बहुत ही सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें कि आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो सही जवाब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज मेघालय, ठीक है। तो नागालैंड के पहले थोड़ा सा न्यूज़ को पढ़ते हैं, इसको हम क्यों कवर कर रहे हैं। देखिए, कुछ भी कवर करने का रीज़न यहाँ इस सेशन में पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। तो नागालैंड के मॉन डिस्ट्रिक्ट में एक शटडाउन ऑब्जर्व किया गया है ऑन ट्यूसडे टू प्रोटेस्ट द किलिंग्स ऑफ 14 सिविलियंस बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, राइट। तो हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे हमारे अफ्स्पा एक्ट को, AFSPA एक्ट को, राइट। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट कब आया? 1958 में। एक स्पेशल पावर देता है आर्म्ड फोर्सेस स्टेट पैरामिलिट्री को इन डिस्टर्ब्ड एरियाज, राइट। तो जिस भी एरिया को गवर्नमेंट डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करती है वहां पर पैरामिलिट्री, स्टेट डिफेंस फोर्सेस एंड डिफेंस फोर्सेस को हमारे एक स्पेशल पावर्स मिलती है, स्पेशल पावर मिलती है, ठीक है। डिस्टर्ब्ड एरिया कौन डिक्लेयर कर सकता है? डिस्टर्ब्ड एरिया गवर्नर ऑफ द स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो तीनों के पास ये हमारी पावर रहती है टू क्लासिफाई एनी एरिया एज डिस्टर्ब्ड एरिया। ये इसकी जो फाउंडेशन है इस लॉ की, ये कॉलोनियल ओरिजिन की है। कब की? जब एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था इन 1942 अगेंस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम एक ऑर्डिनेंस पास हुआ based on which the Armed Forces Special Powers Act was derived in 1958, right। तो ये ब्रीफ सी हमारी हिस्ट्री है। और इसके अलावा जो हमें पढ़ने वाली चीज़ें करंटली इम्पोज्ड है, ये जम्मू एंड कश्मीर में, नागालैंड में, असम में, मणिपुर में, एक्सक्लूडिंग इम्फाल रीजन एंड सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट में है ये। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, असम, मणिपुर में एक्सेप्ट इम्फाल में ये अभी इम्पोज्ड है, राइट। तो इसको हम यहाँ पे मैप पे देखते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में हो गया, ठीक है, असम में हो गया, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में। तो ये हमारा एक बन जाता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ये किन किन स्टेट्स में है अभी? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर एंड वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू दिस न्यूज ओनली अबाउट हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ऐसा है कि ड्यूरिंग दिस अटैक द हॉर्नबिल फेस्टिवल दैट इज कंडक्टेड बिटवीन 1st to 10th of December every year has been stopped. So in the backdrop of the current mishap, 22nd edition, याद रखेंगे 22nd edition थी हॉर्नबिल फेस्टिवल की, उसको अभी के लिए बंद कर दिया गया है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में पढ़ना थोड़ा वैसे तो है ही ज़रूरी, बट अब थोड़ा और ज़रूरी हो जाता है। इसको कहते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, लाइक, राइट। कोहिमा इन नागालैंड में, इसको कोहिमा विलेज ऑफ नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। पहला फेस्टिवल हुआ था 2000 सन में, साल 2000 में फर्स्ट हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया गया था। हॉर्नबिल फेस्टिवल अपना नाम डिराइव करता है हॉर्नबिल बर्ड पर, जो कि नागालैंड के लोगों को बहुत ही भाती है, राइट। तो लास्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा एक फैक्ट बन जाता है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के बारे में याद करने के लिए, वो है कि ये वल्नरेबल स्टेटस पर है अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपने इसके नोट्स बनाए हैं। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, 22nd एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल था इन 2021, जो कि अभी के लिए रोक दिया गया है। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं इसको। कोहिमा नागालैंड में होता है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहला 2000 में हुआ था, ठीक है। हॉर्नबिल वहाँ की एक स्पेशल बर्ड है एंड द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल वल्नरेबल स्टेटस में आती है अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट। एंड ऑब्वियसली ये 1 से 10 दिसंबर, पहले हफ्ते में हम कह सकते हैं दिसंबर के, इसमें होता है, ठीक है। हर साल होता है ये, तो राइट। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच ईयर डिड इंडिया टेक पार्ट इन विंटर ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? तो पहली बारी किस साल में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था विंटर ओलंपिक्स में? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शंस है 1924, 1964, 1988 एंड 2008. सो द राइट ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू. तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा ओके 1988. ओके, I think the right answer is 1964. Just wait a second, I'll just confirm it. Yes, it is 1964. So the first time India participated in Winter Olympics is 1964. So I am sorry for this. The right answer would be B. ठीक है, हम करेंगे डिस्कस 1988 में हमारी कंसिस्टेंट पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुई थी, तो हम अभी इसको डिस्कस करते हैं. तो फर्स्टली न्यूज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ने कहा है कि वो पार्ट नहीं लेंगे विंटर ओलंपिक्स में जो कि होने वाले थे चाइना बीजिंग में. ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए हैव बायकॉटेड विंटर ओलंपिक्स बीजिंग बिकॉज ऑफ चाइनाज ह्यूमन राइट्स एट्रोसिटीज. ठीक है, तो उनके ह्यूमन राइट्स को लेके जो भी उनके गलत चीज़ें हैं चाइना की, उसके अगेंस्ट स्टैंड लेकर यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम विंटर ओलंपिक्स में पार्ट नहीं लेंगे क्योंकि वो बीजिंग में हो रही हैं. तो ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है विंटर ओलंपिक्स के बारे में जानना, इंडिया का कंटेक्स्ट उनके बारे में जानना. तो फर्स्टली विंटर ओलंपिक्स का मैस्कॉट, ये एक चीज़ कवर करनी जरूरी हो जाती है, उसका नाम है बिंग डुएन डुएन. ठीक है, इसके अलावा हर 4 साल में एक बार ही होते हैं, यूजुअली थोड़े टाइम बाद ही समर ओलंपिक्स के 6 महीने बाद. ठीक है, फर्स्ट टाइम विंटर ओलंपिक्स कब हुए थे? इन 1924 इन फ्रांस. राइट, इंडिया की बट फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन वाज आफ्टर 40 इयर्स इन 1964. ठीक है, और उसमें भी क्या इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ एक प्लेयर ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एंड ही वाज जेरेमी बुजक-कोक्सी. ठीक है, इतना अंडरस्टूड है. फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन इंडिया की रही 1964 में, ये याद रखेंगे. बट 1964 से 1988 तक इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया. सेकेंड टाइम इंडिया ने पार्टिसिपेट किया 1988, फॉलोइंग विच इंडिया हैज बीन पार्टिसिपेटिंग कंसिस्टेंटली. राइट, तो 1988 के बाद से हम कह सकते हैं इंडिया ने कंसिस्टेंटली पार्ट लिया है विंटर ओलंपिक्स में, बट फर्स्ट पार्टिसिपेशन हमारी 1964 में ही थी. तो ये चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप ऐसी गलतियां करेंगे आप एग्जाम में. तो प्लीज़ ध्यान रखिए 1988 में सेकेंड एंड उसके बाद से कंटिन्यूअस पार्टिसिपेशन हुई थी. फर्स्ट पार्टिसिपेशन वाज इन 1964. 1924 में तो ओलंपिक्स स्टार्ट हुए थे. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है ये. लास्टली, विंटर ओलंपिक्स में इंडिया की पार्टिसिपेशन अगर कहीं पे भी कुछ पढ़ेंगे आप, तो एक नाम आपको ज़रूर दिखेगा, शिव केशवन. ठीक है, तो इन्होंने इंडिया को बहुत ही कंसिस्टेंटली रिप्रेजेंट किया है विंटर ओलंपिक्स में, इवन दो इंडियाज सपोर्ट फॉर विंटर ओलंपिक्स हैजंट बीन वेरी ग्रेट. हमारे लिए ये हिमाचल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले ही हमने आइस हॉकी के बारे में पढ़ा था. विंटर ओलंपिक्स में विंटर स्पोर्ट्स ही खेली जाती हैं. ठीक है, एंड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है कि कितना ज़्यादा हमारे को पुश मिल रहा है टूवर्ड्स विंटर स्पोर्ट्स लाइक आइस हॉकी. तो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ हद तक रिलेटेड हैं. हम इनको पूरा अच्छे से ज़रूर कवर करेंगे, ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको जितना ब्रीफली, जितना शॉर्ट में समझा सकता था मैंने आपको समझाया है. प्लीज़ इतना तो मिनिमम, बेयर मिनिमम फॉर एग्जाम हमें याद करना ही पड़ेगा. राइट, सो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ. हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज जर्मनीज न्यू चांसलर. तो ऑप्शंस हैं एंजेला मार्केल, कार्ल ल्यूचरबर्ग, Olaf Scholz या Jens Spahn. So the right answer is option C, Olaf Scholz. Right? So he has been recently appointed as Germany's new chancellor. ठीक है, वो रिप्लेस करेंगे एंजेला मार्केल को. एंजेला मार्केल जर्मनी की पहली वुमेन काउंसलर थी और वो बनी वुमेन काउंसलर इन 2005. तो 2005 से 2021 तक उन्होंने वो वुमेन चांसलर रही वहाँ की. मोरओवर शी हैज़ बीन क्रेडिटेड विद द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन
बाय फोर्ब्स मैगजीन। पिछले 10 सालों से लगातार फोर्ब्स ने उनको वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन का ओहदा दिया है, ठीक है, एक वो सम्मान किया है उनको इस टाइटल के साथ, राइट। तो उनको कौन रिप्लेस करेंगे? ओलेफ शोल्स, याद रखेंगे इनका नाम। जर्मनी के न्यू चांसलर, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने हमारे PYQs में देखे हैं, राइट। So this is the news. Now moving to today's homework question. Recently, the Ashes are a series of test matches between India and which of the following countries? Okay, so sorry for this. इधर यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो हमारे जो एशेज एक स्पोर्ट्स सीरीज है, ठीक है, वो टेस्ट मैच सीरीज है एक, किन 2 कंट्रीज के बीच में? इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच, या फिर इन सभी के बीच। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, प्लीज इसको पार्टिसिपेट कीजिए एंड अपने मार्क्स जरूर बताइएगा आज के सेशन के, ठीक है। सेशन पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसी क्वेरी के लिए आप हमें मेल भेज सकते हैं hello@edurap.co.in या फिर नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए हमेशा हाजिर हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मेरा नाम है दिवांशु गुप्ता, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।